हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम आज जो सीडीपी की श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना मतलब कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना क्या है। सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी नई भाषा सीखने के लिए आपको कहाँ से प्रारंभ करना होगा। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या उपमेय से कोई नहीं। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से मतलब उसमें संबंध स्थापित करके भाषा को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। केवल विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट, केवल सामान्य, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें सिर्फ बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होंगे। बहुभाषी तो हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली हो। तो ऑप्शन बी देखिए, सामान्य और विशिष्ट, मतलब एक सामान्य बालक भी होगा और विशिष्ट योग्यताएं रखने वाला एक बालक होगा। फिर चाहे वो प्रतिभाशाली हो या मंदबुद्धि हो, तो हर प्रकार की क्लास में होंगे। तो वही समावेशी का अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा शब्द परिभाषित करता है। क्या कह रहा है, गणित संबंधी। तो देखिए ऑप्शन है गणना दोष। क्या है, गणना दोष। सिंपल है ना, गणना दोष। लेकिन इसे हम लोग कहते हैं डिसकैलकुलिया। अगर ऑप्शन इंग्लिश में दिए होंगे, कई बार इंग्लिश में ही देता है ज़्यादातर, तो उसमें होता है डिसकैलकुलिया। देखना कैलकुलिया आ रहा ना, कैलकुलेशन, तो आप समझ जाना गणित से है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, मतलब जो समावेशीकरण है उसके लिए क्या आवश्यक है। क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना, ना होना कह रहा है, अलगाव, बिल्कुल गलत। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता हो जाए हो सामाजिकरण के लिए, तभी हम एक समावेशी शिक्षा की नींव रख पाएंगे। संवेदनशीलता, अलगाव तो गलत चीज़ होगी ना, अलगाव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग व्यवहारात्मक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, दैहिक हो सकता है, लेकिन संवेदी तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र उसका सही क्रम क्या है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो क्या क्रम सही है। सबसे पहले होगा ज्ञान, उसका ज्ञान करेंगे, उसकी अवबोध बोध करेंगे उसका, फिर उसका अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, गोला कर लीजिए इस पे। नहीं है, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, जनतांत्रिक होना चाहिए, वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। मतलब शिक्षण में अवांछनीय सूचनाएं ना हो जो हमारे काम की नहीं, बिना फालतू के लेक्चर दे रहे हैं आप। तो स्वेच्छाचारी कोई विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, विक्टर ब्रूम ने। विक्टर ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, विक्टर ब्रूम। नेक्स्ट,
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो सूचना प्रक्रियाकरण। किससे? सूचना प्रक्रियाकरण से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान संबंधित है। नेक्स्ट, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो हो जाएगा कौशल अंतरण एक गति है ना का उद्देश्य। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। नेक्स्ट, रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। कौशलों के स्थानांतरण मतलब एक स्थान से कौशल दूसरी जगह प्रयोग करना। तो कौशल अंतर एक गति है ना कि उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चितता से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य की ओर है। तो निगमन से आगमन की ओर नहीं है बल्कि आगमन से निगमन की ओर है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है हमारा, उसकी प्रथम पद क्या होता है? तो उसका प्रथम पद है योजना बनाना। सबसे पहले हम उसका योजना बनाएंगे, हमें किस प्रकार करना है, फिर प्रस्तावना देंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध, पृथक्करण नहीं, तुलना नहीं, अनुप्रयोग, अन्वेषण मतलब खोज करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी होगा, संभव होगा कब? तो आइए देखते हैं। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं अभी कूट। तो इसका हो जाएगा डी, ए बी सी। क्या हो जाएगा? डी, ए बी सी। मतलब जब खंड और संकुल संदर्भ में केंद्रों की भी मतलब केंद्र हों उसकी भी भागीदारी हो, और स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, और मतलब शिक्षक के पास एक संसाधन भी हो, जो सामग्री संबंधित है उससे, वो संसाधन भी शिक्षक के पास होने चाहिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? मतलब किसी को बुलाया तो वो किस संवेदना द्वारा प्रक्रिया प्रकट करेगा? तो भाई किसी ने उसे बुलाया तो आवाज़ दी, तो ध्वनि संवेदना। क्या हो गया? ध्वनि संवेदना। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रांतिक अवस्था अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। कौन सी है? 2 से 7 वर्ष। ये संवेदी गामक। 2 से जन्म से 2 साल, 2 से 7, 7 से 12, फिर 12 से ऊपर। इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। तो प्राक संक्रियात्मक दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। भविष्य विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत, भविष्य की योजना से सूझबूझ। कि अगर बाल्यावस्था में पूछ रहा है तो बाल्यावस्था में भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं होती है, और उनमें काल्पनिक होता है, तार्किक तो बढ़ जाती है, स्टार्ट हो जाती है, काल्पनिक भयों का अंत होने लगता है, लेकिन सूझबूझ नहीं हो जाती भविष्य के निर्माण की। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है?
तो भाषा विकास से हमारे चौमस्की साहब हैं। कौन? चौमस्की। पावलोव ने कुत्ते पे विनय बुद्धि परीक्षण मास्लो। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक सिद्ध किया था? जो थॉर्नडाइक ने उनका सिद्धांत था वो किस नाम से था? तो उनका सिद्धांत था अधिगम के प्रयास व भूल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है ना, वही है हमारा किनका? थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट, गिरोह अवस्था, मतलब गिरोह बनाने की अवस्था कौन सी अवस्था है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन है 8 से 10 वर्ष। बच्चा समाज में अपना गिरोह, मतलब ग्रुप में रहना, अपने आप को लीडर समझने लगता है, मतलब ग्रुप में अपने आप को एक दादा समझ के ग्रुप का निर्माण करने लगता है। तो वही कह रहा गिरोह की अवस्था। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो तीसरी पूछा ना हमारी, तो तीसरी क्या हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्या है? 0 से 2, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 12, फिर उसके आगे औपचारिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? मतलब अधिगम में योगदान देने के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक कारक जरूरी नहीं है, मतलब शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा बिल्कुल है, बिना इच्छा के आप अधिगम अच्छा हो ही नहीं पाएगा। प्रेरणा भी अच्छी है, रुचि भी जरूरी है। विषय वस्तु का स्वरूप कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है अधिगम के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से समाजीकरण मूल्य कौन सा है? समाजीकरण मूल्य, देखिए, समाजीकरण मूल्य सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। क्या करें? सामाजिक मूल्य। तो हमारा सामाजिक मूल्य लोग सहायतापरक व्यवहार, मतलब हमें किसी की भी सहायता कर सकते हैं, मतलब वो एक सामाजिक मूल्य कहलाएगा हमारा। पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? पक्ष अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण, तो ये स्वतः शोध के, किसके? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन है हमारे स्किनर साहब का। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो स्किनर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम प्राथमिक है, प्रभाव का नियम प्राथमिक है, तत्परता का नियम भी प्राथमिक है, साचार्य स्थानांतरण का सिद्धांत यह इनका गौड़ नियम है, मतलब द्वितीयक नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत तो ये हमारा व्यवहारवादी है। किस पे? व्यवहार पे सिद्धांत देता है, व्यवहार पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है नैमित्तिक अनुबंधन। क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। किसने दिया है? स्किनर साहब ने। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल है। अधिगम प्राणी की वृद्धि है, बिल्कुल है, वृद्धि है। अधिगम लक्ष्यमन की प्रक्रिया, बिल्कुल है। अधिगम का प्रत्यक्ष रूप से हम अवलोकन नहीं कर सकते, ठीक है ना, हम बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। अधिगम तो एक क्रिया है, तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन रहे। बताइए क्लास कमेंट करके कैसे रही है, और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।